Good morning students. Today's topic is financial inclusion. नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियली सबको इंक्लूड करना. फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू जॉइनिंग द पुअर, वीक, बैकवर्ड एंड लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विद फाइनेंशियल सर्विस by providing them financial service at reasonable cost. It means financial inclusion रेफर करता है इस चीज को या डिफाइन करता है इस चीज को कि पुअर, वीकर या बैकवर्ड सेक्शंस के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प देना, रीजनेबल कॉस्ट पे उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है. अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन फाइनेंशियल इंक्लूजन या व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि पुअर, वीकर सेक्शंस को भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना रीजनेबल कॉस्ट पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है. ठीक है. और ये काम कौन करती है? बैंक्स करती है. मैंने आपको बताया था जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं क्रेडिट के, वो क्या करती है, उसकी सोशल ऑब्लिगेशन भी होती है प्रॉफिट मोटिव के साथ. मतलब सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो सोशल ऑब्लिगेशन मतलब समाज के नजरिए से भी उन्हें देखकर चलना पड़ता है. इसीलिए उनको जरूरी है कि वो पुअर, वीकर, बैकवर्ड सेक्शंस को भी इंक्लूड करे. ठीक है. और वो इंक्लूड भी करते हैं. बैंक्स ऐसी स्कीम निकालती है कि वीकर सेक्शंस के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है. रीजनेबल कॉस्ट पे या रीजनेबल इंटरेस्ट पे उनको अमाउंट मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है. ठीक है. आ जाइए, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशनल सोर्स का वो है बैंक. कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ पर गिवन है. 2 टाइप्स के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और नॉन कॉमर्शियल बैंक. नॉन कॉमर्शियल बैंक वो जो बैंकर्स बैंक होता है, जो बैंक्स के साथ डील करे, वो एक ही बैंक है, वो है आरबीआई, जो अपना सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बाकी सारे जितने भी बैंक्स हैं जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं वो कहलाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स. जो कि सारे बचे हुए जितने भी बैंक है वो सब कॉमर्शियल बैंक कहलाएंगे. वी हैव नोटिस दैट नितेश एंड चांदनी स्पेंड लेस देन देयर अर्निंग्स. देखिए, मैं आपको वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ पहले भी समझा चुकी हूँ, मीन्स मैं आपको स्टोरी में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये पैराग्राफ आया है तो इसमें से मैं भी आपको सिर्फ वो पोर्शन जो हमने नहीं पढ़ा है वो बताऊंगी. बाकी आप पूरा पैराग्राफ एक बार खुद से देख लीजिएगा, मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा. नितेश और चांदनी जैसे बहुत लोग हैं जो कि अपनी सेविंग्स करते हैं और उन सेविंग्स को डिपॉजिट भी करवाना चाहते हैं. मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है. तो डिपॉजिट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की, एक ऐसे मिडिल मैन की जो कि उनका रुपया ना सिर्फ सेफ रखे बल्कि उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी दे, और उसी के साथ जब कभी भी उन्हें अपने पैसों की जरूरत हो तो वो उसे उनका पैसा लौटा भी दे शॉर्ट नोटिस पे. बता चुकी हूँ ना मैं आपको. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो सेफ्टी है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? कॉमर्शियल बैंक्स. मीन्स बैंक एक्ट्स एज एन एंकर बिटवीन पीपल हु यूज कैपिटल एंड दोज हु सेव मनी. इसका मतलब ये है कि बैंक एक मिडिल मैन का काम करता है उन दो लोगों के बीच में, जो सेव करते हैं और दूसरा जिन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या वो जो कैपिटल को यूज करते हैं. अब यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी. बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल करते हैं, वो है एट टाइम्स ऑफ नीड द डिपोजिटर कैन इजीली टेक हिज मनी डिपोजिटेड इन द बैंक easily. Therefore this type of deposit is known as demand deposit. मतलब जब कभी भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है तो वो डिमांड कर सकता है उसकी डिपॉजिट की और वो उसको वापस शॉर्ट नोटिस पे भी दे दी जाएगी. और ऐसी डिपॉजिट्स को नाम दिया है डिमांड डिपॉजिट्स. यानी वेन एवर यू डिमांड इट यू कैन टेक इट इजीली फ्रॉम द बैंक. दिस facility provides an important feature of currency. To it you must have heard about payment through check इंस्टेड ऑफ कैश. देखिए, आपने जरूर सुना होगा चेक के थ्रू पेमेंट इंस्टेड ऑफ कैश, यानी कैश की जगह. फॉर पेमेंट थ्रू चेक्स द पेयर हु हैज एन अकाउंट इन अ बैंक ड्रॉज अ चेक ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट. देखिए, जो कोई भी कस्टमर है बैंक का, वो क्या कर सकता है? पेमेंट के लिए चेक का इस्तेमाल कर सकता है. द पेयर हु हैज एन अकाउंट इन अ बैंक, बैंक के अंदर जिसका अकाउंट है वो एक चेक ड्रॉ कर सकता है फिक्स अमाउंट का उसके लिए जिससे वो पैसा देना चाहता है. यहाँ से अंडरलाइन कीजिए चेक की डेफिनेशन को, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में. डिफाइन चेक, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है. चेक इज सच एन ऑर्डर, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा ऑर्डर को. चेक जो है एक ऑर्डर होता है. क्या होता है? एक ऑर्डर होता है
फॉर्म विच गिव्स एन ऑर्डर टू द बैंक टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट। ड्रॉ करने वाला बैंक को ये ऑर्डर देता है कि उसके अकाउंट में से बैंक एक फिक्स्ड अमाउंट जो कुछ भी उसने मेंशन किया है वो किसको दे दे, टू द पर्सन नॉमिनेटेड इन द चेक, जिसका नाम चेक में लिखा है उसे दे दे फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर से बोलती हूँ, चेक एक ऑर्डर है जो कि ड्रॉ करने वाला बैंक को देता है कि बैंक क्या करे, उसके ड्रॉ करने वाले के अकाउंट में से, उस इंडिविजुअल के अकाउंट में से एक सर्टेन अमाउंट जो कि मेंशन होता है चेक के ऊपर वो किसको दे दे, सामने वाली पार्टी को दे दे जिसका नाम चेक पे मेंशन है। ठीक है। द गिवन चेक हैज बीन इशूड बाय टैगोर शिक्षा संस्था एंड इट ऑर्डर्स टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹500 टू अ पर्सन नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। देखिए, एक चेक ड्रॉ किया है टैगोर शिक्षा संस्था ने, जो कि किसके लिए किया है, राजेंद्र प्रसाद नाम के एक इंसान के लिए किया है, जो कि कितना अमाउंट उसको पे करना है, ₹500। फिर से बोलती हूँ, इसके अंदर ड्रॉर यानी जो चेक बनाने वाला है वो है टैगोर शिक्षा संस्था। ठीक है। जिसके लिए ये चेक बनाया यानी पेई, जिसको रुपए मिलेंगे, वो है राजेंद्र प्रसाद। देखो, जो पैसा जिसको रिसीव होता है वो कहलाता है पेई, जो चेक ड्रॉ करता है वो कहलाता है ड्रॉर, और यहाँ पे लिखा है कि सर्टेन अमाउंट, तो सर्टेन अमाउंट क्या हो गया यहाँ पे 500। ठीक है। 2 पैरेलल स्लैंटिंग लाइंस हैव बीन ड्रॉन ऑन इट। अब देखिए, चेक्स में भी 2 टाइप के चेक्स होते हैं। एक होता है ये वाला जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जिसपे 2 पैरेलल स्लैंटिंग लाइंस होती है। ठीक है। वो चेक कहलाता है अकाउंट पेई चेक। कौन सा चेक कहलाता है, अकाउंट पेई। इट मीन्स आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर होंगे, ना कि उसे कैश में मिलेंगे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अकाउंट पे ही चेक लोग ज्यादातर यूज में लेते हैं। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर ये कभी खो भी जाए, मान लो ड्रॉ करने वाले से ये कहीं गिर गया, या फिर रिसीव जिसे करना था पैसा उससे ये कहीं गिर गया, कोई लॉस्ट हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो उस केस के अंदर जिसके हाथ ये लगता है उससे रुपए नहीं मिलते हैं, बल्कि ये उसी के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर होंगे जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा है, क्योंकि ये क्या है, अकाउंट पे ही है। और अकाउंट पे ही जो चेक्स होते हैं उसकी क्या पहचान होती है या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 पैरेलल स्लैंटिंग लाइंस हैव बीन ड्रॉन ऑन इट। देखिए, इधर मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये 2 पैरेलल स्लैंटिंग लाइंस उस चेक के ऊपर होती है, देख रहे हैं। ठीक है। और क्या होता है, These lines on check indicates that this will be deposited in the account of the payee only। किसके अकाउंट में जाएगा, payee only, यानी जिसका नाम चेक पर है, जो पैसा रिसीव करने का हकदार है, सिर्फ उसी के अकाउंट में ये पैसा जाएगा। If we look at the check carefully, then we find that there are 7 entries in the cross check। इसको क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें 2 स्लैंटिंग लाइंस होती है। सुनिए, ये इसके अंदर जो फिल करने की जो चीजें हैं या जो भी होता है, तो वो क्या क्या चीज है जो हमको मेंशन करनी होती है चेक के अंदर, वो दिया हुआ है। 7 ऐसी चीजें हैं जो हमें मेंशन करनी होती है। फर्स्ट 2 स्लैंटिंग लाइंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रॉस्ड चेक है, या फिर आप इसे अकाउंट पे ही चेक भी कह सकते हैं। सेकेंड, डेट ऑफ इशू, तारीख। ठीक है। नेम ऑफ द पेई, जिसे पैसा देना है उसका नाम। अमाउंट ऑफ द पेमेंट इन नंबर्स, ऑब्वियसली जितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है उसका नंबर्स में लिखा होना चाहिए। अमाउंट ऑफ द पेमेंट इन वर्ड्स, इवन वो स्पेलिंग्स में भी लिखा होना चाहिए। जैसे आप अपनी नोटबुक में एग्जाम बुक नोटबुक में क्या लिखते हैं, एग्जाम कॉपी के अंदर आपका रोल नंबर नंबर्स में भी लिखते हैं और स्पेलिंग में भी लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही चेक्स के ऊपर भी नंबर्स की फॉर्म में भी, जैसे 500 है तो 500 ऐसे भी लिखेंगे, और स्पेलिंग में यानी वर्ड्स में भी लिखेंगे 500। ठीक है। अकाउंट नंबर ऑफ द पेयर हु इशूज द चेक, जो इशू कर रहा है उसके अकाउंट का नंबर, और सिग्नेचर ऑफ द पेयर, और जो पैसे पे कर रहा है उसका सिग्नेचर। ये देख लीजिए, पूरा चेक यहाँ पे है आपके सामने। ये 2 स्लैंटिंग लाइन हो गई। ठीक है। ये 500 रुपए वर्ड्स उसमें, सॉरी, नंबर्स में लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ये पेई का नाम है, ये अकाउंट नंबर ऑलरेडी मेंशन है क्योंकि चेकबुक किसकी है, पे करने वाले की ही है, ड्रॉर की है। ठीक है, पेयर की है, और उसके यहाँ पर पेयर के सिग्नेचर। ये हो गया आपका क्रॉस चेक। दूसरे टाइप का चेक होता है बियरर चेक जिसे कहते हैं, या फिर अनक्रॉस्ड चेक कहते हैं। अनक्रॉस्ड चेक्स आर ऑल्सो प्रिवेलेंट, ये भी बहुत प्रचलन में है। एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेई कैन गो टू द बैंक एंड रिसीव पेमेंट ऑफ सच चेक। देखिए, जैसे ड्रॉ करने वाले ने चेक ड्रॉ कर दिया,
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं आपको चेक दे रही हूँ, मतलब मेरे को आपको 1000 रुपए का चेक देना है, शालिनी को देना है, ठीक है। और सामने कोई भी एक स्टूडेंट ले लीजिए, लेट से नाम ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक चेक बनाया 500 रुपए का स्टूडेंट के नाम का, ठीक है। और मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक इंडिविजुअल का नाम है, ठीक है ना, सर्टेन नेम होना जरूरी है कि भाई किसको किसके अकाउंट में पे करना है या किसको रुपए देना है, ठीक है। चलिए एक इमेजनरी नाम ले लेते हैं महेश, ठीक है। महेश को पेमेंट करना है मुझे, शालिनी को, ठीक है। तो मैंने एक चेक ड्रॉ किया 1000 रुपीज का, 1000 उस पे लिखा और 1000 लिखा, ठीक है। यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। महेश जो है एक बिजनेसमैन है और उसके जो शॉप है उस पर एक लड़का काम करता है, उसका नाम है दिनेश, ठीक है। अब ये उसको चेक देकर बोलेगा कि बैंक में जाओ और ये चेक क्लियर करवा के लाओ, पेमेंट लेकर आओ। तो एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेई मतलब द वन हु रिसीव्स द पेमेंट, पे क्या कर सकता है, अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बैंक भेज सकता है और पैसे ले सकता है उस चेक से। जबकि क्रॉस्ड चेक में हमने क्या कहा, कोई और जाएगा, अगर कोई और भी जाता है तब भी पैसा तो क्या होगा, उसी के अकाउंट में आएगा जिसका अकाउंट होल्डर का नाम उस चेक पे मेंशन्ड है। ड्रॉइंग दिस टाइप ऑफ चेक इज रिस्की अफेयर, लेकिन इस टाइप के चेक को ड्रॉ करना एक रिस्की अफेयर है, क्योंकि गलती से भी ये कहीं गिर जाए तो ये क्या होता है, जिसके हाथ लग जाता है वो बैंक जाके वहां से रुपए निकाल सकता है, कैश में रुपए उसके हाथ में दे दिए जाते हैं, चाहे वो कोई और क्यों ना हो। तो कई बार क्या होता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, कोई और इंसान जिसके हाथ में ये चेक लग गया या आपसे मिसप्लेस हो गया और उसको मिल गया और उसने जाके बैंक में लगा दिया, तो वो पैसा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको रिस्की कहते हैं। In this way, we can see the essential characteristics of currency are present in demand deposits. In exchange of demand deposits, the facility of drawing checks, demand deposits के जो होती है उसके इन एक्सचेंज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, यानी डिमांड डिपॉजिट्स को कैश में देने की बजाय क्या हो गया, चेक में दे दिया जाता है, डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है विदाउट द यूज ऑफ कैश। वन बिग क्वेश्चन विच अराइज हियर इज व्हाट डू द बैंक्स डू विद द मनी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि इतने पैसों के साथ बैंक करता क्या है। जो बैंक ये डिपॉजिट्स इकट्ठी करता है या कलेक्ट करता है डिपॉजिटर्स से, वो इसका क्या करता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पैसे को लैंड करता है, लोन पे देता है, लेकिन लोन पे भी सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है जिनका बिजनेस प्लान से बैंक सेटिस्फाई होता है या बैंक को लगता है कि इधर इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, हायर रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, इसमें सारा यही दिया है। इधर आ जाइए, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वो बता रही हूँ। A large part of deposits is used by the bank to give loans. On this basis, it can be said that banks are such institutions which accept the deposits which are repayable or which can be withdrawn through checks if demanded by people. इसलिए आप कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोन भी प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है और इवन आपकी जरूरत के टाइम आप अपना डिपॉजिट विदड्रॉ भी कर सकते हैं चेक्स के थ्रू। Accepting deposits which can be withdrawn through check is a separate and unique function of bank. A commercial bank is such a financial institution which provides functions such as accepting deposits, providing commercial loans. Same बात बोला है, आ जाइए नीचे। Role of commercial banks. Commercial banks करते क्या है? First, high rate of deposit is necessary for economic development. हाई रेट ऑफ डिपॉजिट की जरूरत होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, सेविंग्स को, लोगों की सेविंग्स को डिपॉजिट करके रखते हैं अपने पास, ठीक है। सेविंग ऑफ डिपॉजिटर्स सेफ, बिल्कुल सेफ तरीके से उनके डिपॉजिट्स को अपने पास रखते हैं एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट टू देम। इतना ही नहीं, उन डिपॉजिट्स पे बैंक क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। सेम चीजें जो मैं आपको बता चुकी हूँ वही सब इस पॉइंट्स में गिवन है। दिस वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग। इससे क्या होता है, लोगों में सेविंग्स की आदत डेवलप होती है, हैबिट डेवलप होती है। डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय पीपल आर मोबिलाइज्ड थ्रू बैंक्स एंड प्रोवाइड टू वेरियस प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो डिपॉजिट्स बैंक कलेक्ट करता है वो आगे रोटेशन में जाती है और उन लोगों को देता है बैंक जो कि इन्वेस्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, ताकि ये जो मनी का रोटेशन है वो आगे बढ़ता रहे और अपनी इकोनॉमी अच्छी रहे। जब बैंक डिपॉजिट्स कलेक्ट करके एज अ लोन प्रोड्यूसर्स को और इन्वेस्टर्स को देता है, तब वो ये देखता है कि सबसे ज्यादा हायर रिटर्न्स कहाँ पे मिलेंगे।
थर्ड पॉइंट में ऐसा ही कहना चाह रहा है कि बैंक मेक ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है मनी को और बढ़ाने के या इकोनॉमी को अच्छा करने के, या बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स कहाँ पर मिलेंगे, बैंक ये देखता है और उसी तरीके से एलोकेट करता है रिसोर्सेज को। द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय देम आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू दो सेक्टर्स वेयर द रेट ऑफ प्रॉफिट, द रेट ऑफ रिटर्न इज हाईएस्ट। बैंक उन्हीं लोगों को पैसा देता है लोन पर जो कि उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सके, हायर इंटरेस्ट दे सके, हायर रिटर्न जहां से मिल सके। अलोंग विद दिस द बैंक अलोकेट रिसोर्सेज टू दो सेक्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट विद सोशल वेलफेयर। और इसी के साथ बैंक उन लोगों को भी रिसोर्सेज एलोकेट करता है, उन सेक्टर्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देता है एज अ लोन, कि जहां पर सोशल वेलफेयर हो, जहां पे लोगों की भलाई के लिए या लोगों के प्रॉफिट के लिए या सोशली वो बहुत अच्छा हो, वहां पर भी रुपए एज अ लोन देता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बैंक जो है वो क्या रोल उसका प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, किस तरीके से बैंक जो है एज अ मिडिल मैन सेविंग्स को ना सिर्फ डेवलप करता है लोगों की, बल्कि उस सेविंग्स को कन्वर्ट करने में, इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट जो रहेगा फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।